हाय दोस्तों, मैं आ गया आपका एज प्रोमिस्ड इकोनॉमिक लॉस का लंबा चौड़ा रिव्यू लेके। मैंने काफ़ी कुछ सुना है अपने दोस्तों से कि इकोनॉमिक लॉ ऐसा गया। मुझे हंसी भी आई कहीं कि रिव्यू के नाम पे खाली केस स्टडी डाइजेस्ट के ऑब्वियस वाले एमसीक्यू आंसर्स डाल के यूट्यूबर्स बोल रहे थे ये सही है, गलत है, ये सही है, सब सही है, सब सही है। 40 मिलेंगे आपको एमसीक्यूज़ में। देखिए, मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक लॉस का जो पेपर था काफ़ी इजी था। ऑब्वियसली सबको पता है जिसने भी एग्ज़ाम दिया है कि 3 केस स्टडीज़ रिपीट हुई हैं। शायद केस स्टडी नंबर भी उनको लर्न हो गया होगा, 21, 33, 54। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बट देखिए, आप जैसे आपकी जो विचारधारा होती है ना, उस हिसाब अब जबकि 3 केस स्टडीज़ रिपीटेड है तो ऑब्वियसली सबका ही अच्छा गया होगा। बट क्या आपको लगता है कि 3 केस स्टडीज़, अगर आप अभी एग्ज़ाम दे के आए होंगे, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आप आए होंगे शायद 13th को, तो आप तो बहुत खुश होंगे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि आप बाकी अपने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ पाए होंगे। वेरी गुड। और लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक लॉज वाला जो पेपर था, इसमें जो मेन जो इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किया था वो ऑब्वियसली राइटिंग स्पीड टेस्ट की थी। क्योंकि ऑब्वियसली जब 75 मार्क्स के जो केस स्टडीज़ रिपीटेड है विद अ क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। बट ऑब्वियसली 75 मार्क्स का ऐसा था कि आपको, अगर आप इंडेक्स लेके जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा था उनको 10-12 मिनट में ही, रीडिंग टाइम में ही तीनों की स्टडी मिल गई। कुछ कह रहे थे कि उन लोग को पता था कि फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, नाम वगैरह लिखना पड़ता है, तो वो पहले वो 5-10 मिनट में कर रहे थे। अपना जो शीट वगैरह होती है वो फिल कर रहे थे। फिर उन्होंने केस स्टडीज़ लोकेट करनी शुरू की 1 से। अब 1 तो वो रिपीटेड नहीं थी, फिर उनके 2 वो सीक्वेंस वाइज जा रहे थे, फिर उन्हें 2 मिली तो बस वो खुश हो गए, 2 कॉपी करने लग गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या थी। केस स्टडी तो ऑब्वियसली रिपीटेड थी। मैं आपको जैसे कहा कि राइटिंग स्पीड इंस्टीट्यूट टेस्ट किया था, लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी लंबी चौड़ी थी, काफ़ी लंबी लेंथ चौड़ी थी। मैं आपकी जगह होता तो क्या करता पता है? ऑब्वियसली जो रिपीटेड केस स्टडीज़ होती है, मैं इतना तो कहूँगा नहीं ना कि मैं वो अटैम्प्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मेरा टाइम बचा है तो ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बार मैं केस स्टडी नंबर 2 के बारे थोड़ा सोचता, और क्यों सोचता मैं आपको बताऊँगा। तो एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर। आप आराम से बैठिए, आपको एक एक मार्क्स की मैं डिटेल्ड कवरेज दे रहा हूँ। अनलाइक अदर यूट्यूबर्स जो कि पूरे इंडिया को पता है कि एमसीक्यूज़ उनके स्टडी डाइजेस्ट देख के वो खुद बता दे रहे हैं, ए होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ए। अरे वो तो सबको पता है। अंदर की बात करो ना, डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करो ना, कि स्टडी में क्या मॉडिफाई किया था इंस्टीट्यूट ने, वो डिस्कस करो ना, तब तो पता चलेगा ना कि आपने रिव्यू किए। और कहीं की तो रिव्यू ऐसे आ रहे हैं, हाय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक क्लास का पेपर आज अच्छा हो गया, 3 केस स्टडीज़ रिपीटेड हो गई, बहुत मज़ा आया देख के, ऑल द वेरी बेस्ट, आपके 70 आ जाएंगे पक्का। बस। और टाइटल पे उन लोग टाइटल पे क्या उन लोग दे रहे हैं? डिटेल्ड रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक लॉस पेपर, माई ओपिनियन, माई टेक। अरे यार, ऐसा तो मत करो ना, सबको डिस्कस करो। तो चलिए, इधर उधर की बातें अब छोड़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं। हम पीछे से डिस्कस करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लीजिए, इंक्लूडिंग MCQs, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग। तो हम 5 से डिस्कस करते हैं। देखिए, इस मेरे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर मैंने जुगाड़ किया है। मैं चाह रहा था कि किसी ऐसे का क्वेश्चन, मैं चाहता तो प्रिंट आउट लेके भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा, मेरी लोकेलिटी पे एक मेरा फ्रेंड, उससे मैंने जुगाड़ा। पहले तो वो दे नहीं रहा था, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, 2-3 दिन वो दिखा ही नहीं। फिर किसी तरह मैंने उससे क्वेश्चन पेपर लिया। मैं क्यों चाह रहा था कि मैं चाहता था देखना कि उसने क्वेश्चन पेपर में क्या स्क्रिबलिंग वगैरह की है, जिससे मेरे को थोड़ा आइडिया मिले कि 4 घंटे के दौरान दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कुछ इससे आइडिया मिलता है कि नहीं। तो स्क्रिबलिंग वगैरह तो उसने काफ़ी की है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने केस स्टडी छोड़ी कौन सी है, क्योंकि इसने थोड़ी थोड़ी मार्किंग 5 केस स्टडीज़ पे की है। बट ऑब्वियसली इसने वो 3 केस स्टडीज़ तो की ही होंगी जो रिपीटेड है, तो मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ।
तो चलिए 5 पे जाते हैं। देखिए इसने ऑलरेडी लिखे CSD 33। अभी आपको पता होगा CSD 33। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए CSD 33 वाला जो था ना, जो आपका क्वेश्चन था, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्ज़ाम का, ठीक है, ये एकमात्र क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट की तरफ से गिफ्ट था। गिफ्ट सर, गिफ्ट कैसे था? अरे सर मत बोलो यार, तुम लोग की एज का हूँ, छोटा ही होऊंगा, सर मत बोलो ना। अच्छा, अरे भाई ये बता, हाँ बता, बोल, ये बता ये कैसे गिफ्ट था? क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज नहीं किया, जो टेक्निकलिटीज़ थी कुछ चेंज नहीं किया। अगर आप एज़ इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करके आ जाते तो भी आपका आंसर करेक्ट होता। तो अब पूरे इंडिया को ही पता है कि आंसर क्या है, तो मैं बोल के क्या ही खाड़ लूँगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 का 1 का आंसर होगा D, कैन बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर रेलिवेंट लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ 27 lakhs। अब देखिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट चाहे तो थोड़ा इधर उधर कर सकता था, बट इंस्टीट्यूट ने किया नहीं इस केस स्टडी पे। तो केस स्टडी 5 तो पूरे हिंदुस्तान ने की होगी। ओके, 5-2 का था आंसर C। मैं इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय सुरेश इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस एंड कंसिडरेशन पेड आउट ऑफ नोन लीगल सोर्सेज। 5 का 3 का होगा B, कैन बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल ट्रांजैक्शन एज ट्रेडिंग इज indirectly done in stock market by Kamal the CS who has insider price sensitive information। कितना मज़ा आया ना ये आपको करके, आराम से आपने किया होगा वाली केस स्टडी कॉपी करके। 5-4 का D, such offences are cognizable and non-bailable but a person can be bailed subject to certain conditions। 5 का 5 C, layering। अब देखिए मेरा मन तो बहुत कर रहा है मैं पूरे केस स्टडी आपसे डिस्कस करूँ, बड़े बढ़िया कंसेप्ट समझाऊँ, बट फ़ायदा क्या, आप तो सुनने वाले नहीं हो, और सुन के भी क्या ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा कॉपी पेस्ट मटेरियल था। बस आपको पेन लेना था और पेपर पे धूम धड़ाम लिखना था। तो ये जो 3 केस स्टडीज़ हैं, ये भी देखिए, ये अच्छा केस स्टडी, हर मामले में अच्छी केस स्टडी थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उतना टाइम भी आपके यूटिलाइज़ नहीं किया, 5-5 मार्क्स में ही ख़त्म कर दिया। अब आप बोलेंगे सर इंटरनल में तो भाई 2-3 क्वेश्चन आ रहे, कुछ नहीं है, हु व्हाट ये सब है, 2-2 लाइन लिख के आने थे। अच्छा भाई मैं काम करता हूँ, मैं एक बार इसकी केस स्टडी डाइजेस्ट खोलता हूँ और बोलता हूँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। CSD 33 खोलता हूँ, मेरे पास केस स्टडी डाइजेस्ट भी है, सब बंदोबस्त किया मैंने। चलिए केस स्टडी 33 का मैं आंसर देखता हूँ। अब देखिए मज़ेदार बात, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ। अब किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देके जो आया है, उसने क्या किया है, उसने पूरा बेधड़क कॉपी किया है, बेधड़क। बट आप ही मुझे बताइए 5 मार्क्स के लिए यहाँ से लेके, और ये नॉर्मल फॉन्ट है, ये मतलब छोटा ही प्रिंटेड है, बड़ा प्रिंटेड नहीं, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक क्या आपको सब लिखना था? मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सब लिखा तो अच्छी बात है, आपको मार्क्स मिलेंगे 5 में से अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स ही मिल जाएंगे। लेकिन पता है मैं होता तो क्या करता, तो ये आपको सब कुछ नहीं लिखना था। अब इस पे मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि इस पूरा प्रोविज़न जो लिखा है प्रिंटेड है, उस पर खाली पॉइंट नंबर C से अट्रैक्ट हो रहा था आपका क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा बहुत लिख के खाली लिख देना था ये वाला पॉइंट, और सब सेक्शन मेंशन कर देना था जो भी था। 29C आई थिंक कुछ था, ये रहा 29C। अगर आप वैसे लिखते तो भी आपको मार्क्स मिल जाते पूरे, पर ठीक है, अगर आपने इतना कुछ लिखा है तो आपको पता होगा अपने टाइम कैसे मैनेज किया है। और मज़े की बात पता है क्या है, किसी स्टूडेंट ने बोला है कि मैंने सब कॉपी किए सब। अब देखिए, अब उसने सब कॉपी किया होगा तो उसने ये भी लिखा होगा, जो आपको पता होगा मामला में जो 3 ये टाइप शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो उस पर खाली लिख देना था 3 शेड्यूल्स होते हैं और ये वाला ऑफेंस इस शेड्यूल में फॉल करता है।
बट अगर किसी स्टूडेंट ने ये भी लिख दिया है तो मुझे हंसी आ रही है। अगर किसी ने ऐसा भी लिखा है, आप बताइए किसी ने ऐसा लिखा है कि नहीं कि पार्ट ए इन लिस्ट ऑफेंसेस अंडर 29 एक्ट्स, और उसने अगर सारे 29 एक्ट्स मेंशन किए हैं तो भाई क्या ही बोलूँ। उसने अगर ऐसा करके आया है तो उसने अपना खुद का टाइम वेस्ट किया है। अब उसके बावजूद मुझे लेकिन नहीं लगता फाइनल लेवल का किसी स्टूडेंट ने ये भी लिखा हो। अब आगे आपको पता है आपने क्या किया। तो वो एक बता रहा था कि आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना था, ठीक है। तो केस स्टडी 5 ओवर एंड आउट। अब आते हैं आपके सबसे प्यारी केस स्टडी पे जो आपके एग्ज़ाम में आई, केस स्टडी 4। सबसे अच्छी केस स्टडी, सबसे छोटी केस स्टडी, सबसे टाइम इफ़ेक्टिव एंड मार्क्स इफ़ेक्टिव केस स्टडी, जिसमें आप शायद 40 मिनट्स में ही सब कुछ लिख सकते थे और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते थे। और इस केस स्टडी में भी मैंने शायद कहा था केस स्टडी 5 ही ऐसे जिसमें इंस्टीट्यूट कुछ नहीं किया। केस स्टडी 4 भी एक्चुअली ICAI ने कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं की, तो केस स्टडी 4 भी आप एज इट इज़ लिख के आ सकते थे। तो इसने जो मार्किंग्स की होगी सही की होंगी। 1 का होगा D, देख लीजिए। 4 का 1 होगा D, 4 का 2 होगा A। वो मैंने वैसे देख लिया, इसने सही मार्क किया है। 4 का 3 B है, 4 का 4 पहले इसने A कुछ की स्क्रिबलिंग की थी, फिर B की, वैसे B ही करेक्ट आंसर है। इसने सही किया है ऑब्वियसली, क्योंकि रिपीटेड केस स्टडी थी। 4 का 5 B, तो आप देख लीजिए। और ये दोनों 7-8 मार्क्स की केस स्टडी थी। आपको एज इट इज़ कॉपी करना था, स्टेप्स वगैरह लिखने थे। तो केस स्टडी 4 and 5 वर रियली a gift from ICAI to students who had appeared for economic laws as their elective paper. अब आता है असली मज़ा। केस स्टडी 3 और केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2 भी बाकी। पहले 2 भी डिस्कस कर देता हूँ। 1 और 3 क्योंकि एकदम नई केस स्टडी थी तो मैं डिस्कस करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा भी थोड़ा आज। सब्सक्राइब कर लो, ऐसा रेयर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो केस स्टडी 2 मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए इस केस स्टडी में हुआ क्या है। इंस्टीट्यूट ने जो, आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने किया क्या है। फेमा के कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए थे, ठीक है, परसुएंट टू अमेंडमेंट्स एक्ट इन 21-22। तो उसके कुछ अगर आप इफ़ेक्ट कंसिडर करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स आप अगर कंसिडर करेंगे तो वो इस केस स्टडी में उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, स्पेशली MCQs वाले पोर्शन पे। शायद 1-2 MCQs उससे बदल रहे हैं, और 1-2 इंस्टीट्यूट ने फिगर्स भी ऐसे चेंज किए हैं ना कि जिसका आंसर ही पूरा चेंज हो जा रहा है। मैं MCQs की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन जो चेंजेस हुए हैं वो हुए कहाँ पे हैं। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया है, एज एक्सपेक्टेड इसने अपना दिमाग खास लगाया नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने एज इट इज़ जो ऑप्शंस थे वही मार्क करके आए हैं। बट एक्चुअली इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए 2 का 1 तो ये तो था एज इट इज़, इसमें कोई फिगर्स वगैरह नहीं थी, तो ये तो ठीक है। C रिफ्यूज़ल टू डील, इसका आंसर ठीक है। आपके डाइजेस्ट में भी यही ऑप्शन था और एग्ज़ाम का आंसर भी यही था C। B का भी सेम आंसर है, डाइजेस्ट का भी वही है और एग्ज़ाम में भी यही होना चाहिए, बट चेंज आता है D में। अब D पे दिया है नील आपके CSD में, डाइजेस्ट में। CSD बोल रहा हूँ, मतलब मैं केस स्टडी डाइजेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना। तो CSD में दिया है नील, तो इसने भी नील मार्क करके आया है। बट अगर आपको पता होगा, अगर आपने ग्रुप 1 में लॉ थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद आपने करेक्ट मार्क किया होगा। तो आपको पता होगा कि कुछ रेमिटेंस वगैरह जो की जाती हैं आउटसाइड इंडिया, उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि कितने लिमिट तक आपको अप्रूवल चाहिए होती है, कितने लिमिट तक आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। अप्रूवल आपको RBI की लेनी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें करेंसी इन्वॉल्व है। तो आपको पता होगा कि जो $2.5 लाख की जो लिमिट तक होती है, $2.5 लाख लिमिट तक आपको RBI की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती अकॉर्डिंग टू फेमा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, हाउ मच अमाउंट ऑफ एडिशनल रेमिटेंसेस कैन बी मेड टू अमर विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI।
तो इसका आंसर होगा 2,50,000 US डॉलर। बस इसने नील करके आया है क्योंकि इसने केस स्टडी ज़ेरोक्स की है। ठीक है, तो आप समझ जाइए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक MCQ तो इधर गया, काफ़ियों का गया होगा। अब देखिए, मैंने केस स्टडी पढ़ी है बिट्स एंड पीसेस में, तो मेरे हिसाब से 2,50,000 डॉलर होगा। लेकिन कोई अगर मेरे को विद रीज़न विद लॉजिक बता पाए कि इसका आंसर नील क्यों है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपका होता नहीं है थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ 101% ये करेक्ट है, बट 99% ये करेक्ट है। जो मैंने आपको 1% का विंडो दिया है ना, उस पर आप आपको प्रूफ करिए कि इसका आंसर नील क्यों होगा। प्लीज़ कमेंट पे लिखना। ये इधर भी इंस्टीट्यूट गेम खेल गई, इधर भी इंस्टीट्यूट गेम खेल गई। देखिए, इसने कॉपी किया है, मैंने देख लिया है। CSD में बेनामी लिखा था कि ये बेनामी नहीं है, तो इसने भी वो B मार्क करके है, नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। बट एक्चुअली इसका आंसर होगा C, इट इज़ पार्शली अ बेनामी ट्रांजैक्शन। आइए पढ़ते हैं कि केस स्टडी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना मेरे दोस्तों। देखिए, ये आपका आएगा कमेंट, शायद पार्वती का कुछ डिस्कशन चल रहा है ना। मैंने शायद केस स्टडी में मेरे को लिख रहा था फिगर्स वगैरह का। हाँ, ये वाला पैरा पढ़िए आप। फॉर सम ऑफ द यूनिट्स एलोकेटेड इन द प्रोजेक्ट द प्रमोटर सो एंड सो टेकन 6.25 करोड़ बाय कैश फ्रॉम वेरियस अलॉटीज। तो 6.25 उसने कैश लिया है। होता नहीं है कि जब आप काफ़ी वैल्यूबल, जो काफ़ी मतलब जो एग्जॉर्बिटेंट प्रॉपर्टी बुक करते हैं, जो काफ़ी महंगी होती है, तो उससे जो मतलब प्रमोटर होता है वो बोलता है सर आप इतना कैश में कर दीजिए, बाकी इतना अपने प्राइमरी अकाउंट से कर दीजिए, सब सेट हो जाएगा। तो इस केस में भी वही मुझे समझ आ रहा है। इसमें क्या किया था, 6.25 करोड़ उसने हर अलॉटी से ले लिया था कैश के तौर पे। ठीक है, और बाकी के जो थे चिंटू पटेल जो फॉर 16, हाँ, बाकी के जो 10 करोड़, अब ये जो 6.25 करोड़ था ये सब के साथ किया था। स्पेसिफिक केस पार्वती और चिंटू का मेंशन किया हुआ है जो कि जॉइंट ओनर्स है। तो उसमें लिखा है कि 16.25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो क्योंकि 6.25 करोड़ पहले कलेक्ट कर लिए थे कैश में, तो 10 करोड़ तो अभी भी कलेक्ट करने थे। तो 10 करोड़ उसने मतलब नोन लीगल सोर्स से दिए हैं, अकाउंट पे चेक से लिए हैं, परफेक्ट। अब आप रजिस्ट्रेशन कितनी की करा सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी रेरा वगैरह, देखिए रेरा का क्वेश्चन है, अगर आपने रेरा पढ़ा हो तो आप रजिस्ट्रेशन उतनी वैल्यू की दिखा सकते हैं जितने की आपने अकाउंट पे चेक में पेमेंट की। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूँ ना, क्योंकि देखिए मैंने ऑडिट वगैरह किया, मैं आपको बता रहा हूँ 90.09% होता है, क्योंकि आपने शायद 50C 43CA ये सब इनकम टैक्स के सेक्शन पढ़े होंगे। आपको पता है कि 10% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, कि STB का डिफरेंस और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस। अगर STB इज़ मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, द एक्चुअल कंसिडरेशन इज स्टिल एक्सेप्टेड। देखिए मैं कहीं आगे एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ, बट मैं आपको इस केस स्टडी का जो मेन ऑपरेशनल पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि इसने 10 करोड़ लीगल सोर्स से की है, तो 10 करोड़ तक की इसको रजिस्ट्रेशन दिखानी चाहिए। तक की क्या, 10 करोड़ की तो मिनिमम इसको दिखानी चाहिए। अगर ये 10 करोड़ की ही दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो ये बेनामी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है और उस केस स्टडी डाइजेस्ट में क्या था। केस स्टडी डाइजेस्ट में पता है क्या आता था, केस स्टडी डाइजेस्ट में था कि जो लिमिट होती है, जैसे समझ लीजिए 10 ही दी है ना, 10 करोड़ उसने लीगल सोर्स से की है, तो उसमें क्वेश्चन में भी लिखा था कि उसने 10 करोड़ की ही रजिस्ट्री कराई है, या 9 करोड़ की कराई, 8 करोड़ की कराई, 7 करोड़ की कराई, तो वो बेनामी नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको 11 करोड़ कर दिया। अब आप समझ रहे क्या इशू जनरेट हो रहा है। 10 करोड़ की तो आपने नॉन लीगल सोर्स से पेमेंट की है, वेरी गुड, तो आप 10 करोड़ तक ही रजिस्टर करा सकते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में। जो थप्पा लगता है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, जब आपका अग्रीमेंट बनता है,
लेकिन इसका रजिस्ट्री हो गई है 11 करोड़ की, और मैंने लीगल सोर्सेज जो अच्छा मेरा खाता है, प्राइमरी अकाउंट है, उससे मैंने 10 करोड़ ही दिए, तो बाकी 1 करोड़ तो मेरा बेनामी हो गया ना। तो इसका आंसर होना चाहिए था सी, पार्शली अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ये मेरा लॉजिक है, मेरा इंटरप्रिटेशन है। आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा। 2 का 5 ठीक है। ये जो डिफरेंस अमाउंट था 180 दिन था, ठीक है, $8.5 विद इन 180 डेज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो मेन इशू था ना इसका, ये तो था कि जो इंस्टीट्यूट ने आपको 2 MCQs में जो आपको खेला, आपके साथ जो मैच खेल लिया, बाकी जो इंस्टीट्यूट ने मैच खेल लिया, अब मैं आपको केस स्टडी डाइजेस्ट में इसके सोल्यूशन दिखाने जाऊँ ना, डिस्क्रिप्टिव के एक 1.5 पेज के सोल्यूशन है, और इसमें मार्क्स कितने हैं? 3, 2, 2, 2, 3, 3। मतलब अगर आप सब लिखने लग गए तो आपकी पेन की नोक टूट जाएगी। अगर आप सब एज इट इज़ कॉपी करने लग गए ना, आपकी पेन की नोक टूट जाएगी। तो इस पर आपको कंडेंस करके लिखना था, और क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने सीक्वेंस वाइज ही केस स्टडी डाइजेस्ट खोली और अपना क्वेश्चन पेपर खोला, उन्हें क्वेश्चन 1 नहीं मिला कॉपी पेस्ट, तो क्वेश्चन 2 पे गए होंगे, तो क्वेश्चन 2 उन्हें मिल गया, केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 उन्हें मिल गया। तो बस उन्होंने पेन पकड़ा, भगवान का नाम लिया और लिखने लग गए। लिखते 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 उन्हें लगा यार 1.5 घंटे में हम लोग यही इसमें ही अटके हुए हैं यार, आगे कब जाएंगे। तो आगे आप समझ सकते होंगे क्या हुआ होगा बाकी के 2.5 घंटे। तो अगर होता ना स्टूडेंट, जो मुझे 15 मिनट मिलते, ऑब्वियसली मैं लोकेट कर लेता कि 3 केस स्टडी रिपीटेड है, और फिर जो बाकी की जो 2 न्यू केस स्टडी है उस पर से मैं ऑब्वियसली एक ही करता। मैं तो इतना झूठ नहीं बोलूँगा ना कि रिपीटेड भी मैं नहीं करता, भाई करता, रिपीटेड है करता। मेरा टाइम ऑब्वियसली, मेरे को सब लॉस पता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने सब लॉ पढ़े हुए हैं, बट फिर भी मैं वही करता जो ऑब्वियसली रिपीटेड है, क्योंकि मुझे अपना टाइम भी तो बचाना है ना। लेकिन मैं 2 को ना लास्ट प्रायोरिटी में रखता, और हो सकता तो मैं शायद ना करता, शायद 4 और 5 तो मैं डेफिनेटली करता, बट 2 को मैं थोड़ा लास्ट प्रायोरिटी में करता, बट लास्ट प्रायोरिटी में रखता। पहले केस स्टडी 1 या 3 में कुछ अटैम्प्ट करने की सोचता, क्योंकि मुझे समझ आ गया ना ये 2-2 मार्क्स का फंडा चल रहा है इधर इधर, और जो सोल्यूशंस है वो एक पेज का, तो बैंड बजने वाली है। और 2 MCQs में इंस्टीट्यूट ने खेल ली है। ये तो उन्हें ही पता होगा जिन्होंने केस स्टडी पढ़ी है, अब जिनसे नहीं पढ़ी है तो अलग बात है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मेरे को अचानक याद आया है, बहुत हंसी आ रही है, मैं आपको एक केस स्टडी दिखा रहा हूँ। केस स्टडी, एक सेकंड, अचानक याद आ गया, केस स्टडी 5। अब इसमें क्या मैं एक प्रॉबेबल एरर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाला एरर किया है तो मैं बोल रहा हूँ इट्स अ क्राइम बियॉन्ड इमेजिनेशन, और इसकी सज़ा की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्राइम क्या हो सकता था, बता रहा हूँ, आपको भी हंसी आएगी। अब देखिए केस स्टडी 5 CSD 33 परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, सुरेश नाम दिया है, लेकिन केस स्टडी डाइजेस्ट पे राजेश नाम दिया था, तो इसने काट के राजेश लिखा है, क्योंकि इसने ये इसका क्रेडिट है, इसने से ये समझ लिया, क्योंकि केस स्टडी डाइजेस्ट कॉपी कर करके लिख रहा होगा, तो इसको ये समझ आ गया था कि सब कुछ सेम है, खाली नाम चेंज हुआ है, तो जहाँ जहाँ राजेश उधर लिखा था उसको उधर उधर सुरेश लिखना था, तो परफेक्ट। लेकिन किसी ने ये भी नोटिस नहीं किया और उसने आंसर स्क्रिप्ट पे राजेश लिख के आ गया है। ऐसा वैसा होगा नहीं कोई, मैं कौन होता हूँ अंडर एस्टिमेट करने वाला यार, बुरा मत मानो। लेकिन अगर समझ लो इक्वल ऑफ 15,000 स्टूडेंट्स ने दिया है और कोई 10-12 स्टूडेंट ने ये गलती की है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 10-12 स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज में दिखेगा कोई फ्रैक्शनल परसेंटेज आता है। ये मैंने अचानक क्लिक किया, मैं बोला ऐसे तो कोई कर नहीं सकता है, बट इन केस किसी ने किया हो तो देख लेना। इवन केस स्टडी 4 में भी ऐसा कुछ नाम था, नाम का कुछ इशू था, एक सेकेंड, नहीं केस स्टडी 4 में तो कुछ ऐसा नाम का इशू नहीं था। केस स्टडी 5 की डिस्कशन हो गई, पूरी 4 की हो गई।
2 की होगी, हाँ 2 में कुछ था, कमल कुछ नाम था, एक सेकेंड, हाँ कमल था इधर नाम। और केस स्टडी डाइजेस्ट पे शायद इसका नाम सुरेश दिया था, मुझे नहीं पता, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको टेक्निकलिटीज़ तो डिस्कस कर दी ना केस स्टडी 2 की जो MCQs की थी। अब आप नाम वाला देख लीजिएगा क्या। तो अगर किसी ने जो CSD पे नाम लिखा था वो लिख के आ गया है बजाय कमल के, तो फिर तो भाई उसे अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई। 3 केस स्टडी में जो ऑब्वियसली रिपीटेड केस स्टडीज़ थी वो सारी डिस्कस हो चुकी हैं, with all the probable mistakes which a student would have made and all the alternative answers which is different from this case study digest. I'm talking about the 2 MCQs. So everything is discussed. अब रह गई आपकी 2 नई नवेली केस स्टडी, जो अच्छी केस स्टडी थी, केस स्टडी 1 और केस स्टडी 3। तो आइए क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में जाते हैं। पहले केस स्टडी 1 करते हैं। देखिए दोनों की दोनों केस स्टडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इजी थी। अब मैं इसलिए आपको बताता हूँ ना कि in spite of being an elective paper, in spite of being an open book examination, मेरा ये आपको सुझाव है, स्पेशली ये वीडियो नवंबर 23 वालों को देखनी चाहिए, कि क्वेश्चन पेपर जितना भी इजी आ जाए, अगर एक केस स्टडी 2 केस स्टडी रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, 3 केस स्टडी रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, बट आप ये मत समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है पता है, इसमें स्टूडेंट सब कॉपी करने लगे ईच एंड एवरी वर्ड, इससे टाइम नहीं बच रहा। आप एग्जैक्टली इससे रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, कि बाकी की जो आपको एक केस स्टडी सिलेक्ट करनी थी ना 1 या 3 में, तो उसमें आप पढ़ भी नहीं पाए होंगे, अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। ऑब्वियसली अपने MCQs तो कर दिए होंगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ विन विन, राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, बट प्रोबेबिलिटी तो रहती है कि मार्क्स मिल जाए। तो किसी ने जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही मार्क किया होगा, 5 में से 3 शायद उसके राइट हो जाए MCQs इवन विदाउट रीडिंग द केस स्टडी। बट जो मेन इशू था कि डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं मिल रहा था ना टाइम लिखने के लिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरा ये सुझाव है कि आपको कोई भी 2 या 3 एक्ट्स ऐसे पूरे टिप्स में आने चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा जिसने इलेक्टिव दिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ 90 लाने के या 85 एंड एक्सेस लाने की यही ट्रिक है कि आपको 2 या 3 लॉस एज टिप्स में आने चाहिए, वो आप खुद सेट कर लीजिए कि उसका क्वेश्चन आ भी गया डिस्क्रिप्टिव में, तो आई विल राइट इट इन अ वेरी फास्ट एंड सूदिंग मैनर, बिकॉज उसके आंसर्स मुझे पता है। अब मैं देख के कॉपी कर लूँगा तो कुछ उससे अच्छा नहीं होने वाला है, मैं खाली सेक्शन नंबर कोट कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो आंसर का जो मेन फ्रेमवर्क है वो मुझे पता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने दोस्तों को कि यार जो प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो आपका शायद ग्रुप 1 में आपने पढ़ा होगा, अब ग्रुप 1 में है कि नहीं पता नहीं, बट शायद वो ग्रुप 1 में होता था 2-3 टर्म पहले ये। और बेनामी एक्ट आपका नहीं है, बट बेनामी एक्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ 45 मिनट्स में अगर उसको 1x में सुनेंगे ना कोई भी फैकल्टी की, आप बोलेंगे तो मैं ही डाल दूँगा हफ्ते 10 दिन बाद, चलिए मैं ही डाल दूँगा, कोशिश करूँगा, आपको बेनामी पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और तीसरा रेरा एक्ट, ये 3 एक्ट यार आप पढ़ लो अच्छे से। मैं सरफेजी नहीं बोल रहा, सरफेजी भी छोटा है, बट सरफेजी थोड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ला सकता है, क्योंकि उसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। सरफेजी मैं नहीं बोल रहा हूँ, IBC मैं बोल दूँ, बट IBC इतना बड़ा है और IBC में PRIP भी इंक्लूडेड है, और उसमें लिक्विडेशन वाला भी एक पार्ट है। तो पैरेलल तीन टॉपिक्स चलते रहते हैं जो कि मेजर है। तो मैं और आपका ग्रुप 1 में है, लॉ में है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ IBC में आपको परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क ऑलरेडी पता है, आपने ग्रुप 1 पढ़ लिया। बट मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और पूरा उसको लर्न कर लीजिए ग्रुप 2 इको लॉ के लिए भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको खाली 3 सजेस्ट करूँगा, बेनामी, पामला और रेरा, ये आप पढ़ लो यार, अच्छे से समझ लो, और इसके आंसर्स भी आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप 2-3-4 बारी, अभी तो बहुत टाइम है यार। अगर आप अगस्त सितंबर में भी पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप 3-4 बारी, 5-6 बारी, मैं तो बोल रहा हूँ 10 बारी सुन लो यूट्यूब से, आपके तीनों क्या है 45-50 मिनट में मैं आपको निपटा दूँगा एक एक्ट।
45 मिनट से ज़्यादा जा ही नहीं रहा, शायद 50-55 मिनट चला जाए। बाकी पामला 45 मिनट और बेनामी तो 40 मिनट बोल रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ एकदम स्लोली अगर मैं जाऊँ तो तीनों मिला के आपका 2 घंटे का खेल है। 2 घंटे अगर आप 10 बार ही सुने ना, तो कोई भी ऐसा इंटरनल प्रोविज़न नहीं है जो आपके इक्वल के मैट में जो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इससे क्या आपका बेनिफिट होगा पता है? जो रिपीट केस स्टडीज़ होंगी, प्रोबेबिलिटी जिनकी रहती है 2 केस स्टडीज़ रिपीट होती हैं, वो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बाकी जो न्यू केस स्टडीज़ आएंगी ना, उस पर आप खुद से भी आंसर लिख पाएंगे, आपको बुक पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। या आप उनसे पूछिए, आप तो कहेंगे अरे यार ओपन बुक है, क्या बोल रहे हो, मैं खाली 1-2 बार सुन के चला जाऊँगा। अरे नहीं होता है ऐसा, आप एग्ज़ाम तो देके देखो। आप उनसे पूछिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 3 केस स्टडी कॉपी पेस्ट करने के बाद उनको टाइम नहीं मिला है 4th केस स्टडी पूरा लिखने का। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, पूरा अच्छे से टाइम नहीं मिला है किसी को केस स्टडी 1 या 3 पूरा लिखने का। कमेंट में मेरे को सब मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स बताएंगे ये बात। तो इसलिए कि हाँ, जिसने, वही बता रहा हूँ, जिसने समझ लीजिए रेरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या जिसका IBC और पामला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि केस स्टडी 1 में IBC पामला आपका चैलेंज जो है थोड़ा बहुत सरफेसी, तो उसने कर लिया होगा पूरा 100 मार्क्स का टाइम। बट बाकी होगा 94, 96, 98, 92, 90, 88 ऐसे मार्क्स में अटैम्प्ट हुआ। ऑब्वियसली MCQs पूरा 40 करके आए हैं, बट मैं डिस्क्रिप्टिव की बात बोल रहा हूँ कि 2, 4, 6, 8 मार्क्स का छूट ही है। चलिए, तो ये मेरा थोड़ा सा सुझाव था, आप समझ पाए तो अच्छी बात है। अब मैं केस स्टडी 1 डाइजेस्ट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जूम करके ध्यान से सुनिए और प्रे करिए कि आपके आंसर राइट हो। तो इसका आंसर 1 का देखिए, इसने 1 से छोड़ा है क्योंकि कुछ मार्किंग्स वगैरह नहीं दिख रही मेरे को, बट मैं तो डिस्कस करूँगा। तो चलिए, 1 का A, विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन इन सो एंड सो ऑफ द PMLA अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजैक्शन इज बीन कंडक्टेड। यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे ही लिख के आ गए होंगे। आप ये सारे कंसेप्ट्स इवन हर लॉ में होते हैं, आपके कस्टम्स में भी हैं, आपको पता होगा। एक होता है इम्पोर्टर और एक होता है बेनिफिशियल इम्पोर्टर, जो इम्पोर्टर के बिहाफ पे गुड्स इंपोर्ट करता है। ये तो मैंने आपको ऐसी कस्टम्स का एग्जांपल दे दिया, तो इधर भी वही था यार। इसका आंसर C है, बेनिफिशियल ओनर, जो उसके बिहाफ में कंडक्ट करा था ट्रांजैक्शन। तो इसका 1 का होगा आंसर C, बेनिफिशियल ओनर। 2 का पढ़ते हैं क्या, विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन, पढ़ता हूँ, स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स इन। अरे यार, इसका आंसर करने के लिए भी आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है। या देखा मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी ने अगर PMLA IBC की, मैं ये नहीं बोल रहा परफेक्शन नॉलेज चाहिए, डिसेंट नॉलेज चाहिए, जिसने ग्रुप 1 में थोड़ी बहुत मेहनत की हो, और PMLA रेरा और बेनामी जैसे मैंने आपको बोला ना, 3 लॉ अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए इधर PMLA चैलेंज हो रहा है, तो जिसने PMLA में थोड़ा एफर्ट्स वगैरह दिए हैं ना, प्रोविज़न खुद से पढ़े हैं, 8-10 बार रिकॉर्डिंग सुनी है, तो वो कर पाएगा। तो देखिए इसके लिए भी आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है आपको। कि सिंपली बोला है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में क्या आता है आपको पता होगा, तो इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। मतलब प्रोसीड ऑफ क्राइम में जो नहीं आता है वो आपको सिलेक्ट करनी थी, या जो आता है बट इधर लिखा है नहीं आता है वो आपको, मतलब ऑब्वियसली आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी। चलिए बताता हूँ। एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, यस इट इज़ प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, कोई इस पर शंका नहीं। B पढ़ता हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटी शुड रिलेट टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, यस करेक्ट बात है। शेड्यूल्ड ऑफेंस पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में जो लिखा है। अब आप सोचेंगे अरे भाई तुमको इतना कुछ कैसे पड़ा है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपने IDT का भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने ऐसी हवाबाजी में कुछ सोल्यूशन नहीं बोले हैं कि इसका आंसर C होगा, B होगा, D होगा, A होगा, नहीं। मैंने आपको पेंसिल लेके, पेपर पेन लेके सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं और ये वीडियो आपके काम आएगा इवन लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। जब आप कभी कभी सोचेंगे ना इको लॉ में मैं चैप्टर्स वगैरह तो पढ़ रहा हूँ,
बट मेरे को ग्रिप चाहिए कि एग्ज़ाम में मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ, तब आप ये वीडियो देखिएगा। और मैं आपके और वीडियोस लाते रहूँगा इको लॉज, IDT, इवन DT, SCMP से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे भी क्या बोलते हैं हौसला अफजाई मिलेगी, हौसला अफजाई, अरे यार मोटिवेशन मिलेगा, सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ। चलिए यार अब सुनो इसका। हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटी शुड रिलेट टू शेड्यूल, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ आर आउटसाइड, यही तो आंसर है, इसका आंसर होगा C। ऑल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ आर आउट, क्यों नहीं, ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। अरे यार कोई मैंने क्रिमिनल वाली एक्टिविटी की, वहाँ से मैंने पैसे जनरेट किए, अब मैंने उसी पैसे से किसी की पेटेंट ख़रीद लिया, किसी का ट्रेडमार्क वगैरह ख़रीद लिया, अब वो मेरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बन गई है, तो वो क्या इसमें नहीं आएगी क्या, प्रोसीड ऑफ क्राइम में ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट इसका आंसर होगा C, क्योंकि C इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एक्ट, नहीं वो एक्ट में है, तो आंसर होगा C। तो 1 का 1 भी C है, 1 का 2 भी C है आंसर। अब आते हैं 3 पे। 3 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स इन द रिलेटिंग टू द मामला, द करेक्ट लीगल प्रोविजन पोजीशन ऑफ मिस्टर Z वुड बी। मैं एक बात बता दूं, मुझे अगर आप, मैंने तो देखिए केस स्टडी पढ़ी है अभी पॉज करके, लेकिन ये भी वैसा क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ लेते ना, थोड़ा भी आप अपना क्या बोलते हैं उसको एलिमिनेशन वाला प्रोसेस निकालते हैं ना कि गलत है गलत है गलत है तो राइट को, तो ये भी आप कर पाते। इसका आंसर पता क्या होगा, A। शी बीइंग अ वुमन कैन गेट बेल फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट। आपको पता ही होगा कि मामला के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आपको कॉग्निजेबल होने के कारण भी, आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल होने के कारण भी आपको बेल मिल जाती है जब आप सिक हो या इन्फर्म पर्सन हो, मेंटली इन्फर्म मतलब जिसका मेंटल स्टेबिलिटी एकदम जा चुकी हो, या वुमेन हो या बिलो 16 की एज का हो। तो इसमें कौन सा केस फॉल कर है, पॉइंट ऑप्शन A, तो इसका आंसर होगा A। अब मैं 5 डिस्कस करता हूँ। विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन पैरा 2 ऑफ रिलेटिंग टू सरफेसी के क्वेश्चन है। सरफेसी ये आपको शायद देखना पड़ता, क्योंकि सरफेसी काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। देखता हूँ मैं क्वेश्चन क्या दिया। विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन इन रिलेटिंग टू सरफेसी एक्ट, एडवाइज द करेक्ट स्टेप दैट DEF लिमिटेड कैन टेक। तो चलिए केस स्टडी पे जाते हैं, केस स्टडी पे जाते हैं। DEF वाला पॉइंट देखते हैं कहाँ है। DEF लिमिटेड, अब इधर तो ABC लिमिटेड के बारे में दिया है, इधर मामला इधर भी नहीं होगा। आगे जाता हूँ सरफेसी इधर होगा। हाँ, DEF के बारे में पढ़ता हूँ। DEF लिमिटेड अनदर सब्सिडरी, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए, मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। ये वाला पैरा पढ़िए आप, मुझे समझ आ गया है क्योंकि OP उधर लिखा था ना, इधर OP है। तो उसने कोई नोटिस वगैरह दी थी कंपनी को। ऑन द अदर हैंड द डिबेंचर होल्डर डिसाइडेड, अच्छा डिबेंचर होल्डर्स जो थे वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको नोटिस देने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिल रही होगी। तो इन द मीनवाइल मिस्टर OP इशूड अनदर नोटिस डिमांडिंग फुल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 16 डेज। देखिए जो मैंने आपको बोला वही लिखा है। तो इधर जो डिफ़ॉल्टर है, सॉरी वो कौन है जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, DEF लिमिटेड है। रिप्लाई टू द सिक्योरिटी विद इन 20 डेज स्टेटिंग इट वाज फेसिंग अ सीवियर कैश क्रंच, पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। DFA बोल रहा है, DEF लिमिटेड ये बोल रही है। बट डिबेंचर होल्डर्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो बोल रहे हैं कि द डिफ़ॉल्ट वाज विलफुल, मतलब जानबूझ के DEF नहीं देना चाह रही। एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आर बीइंग जनरेटेड बाय द कंपनी, मतलब आप कंपनी झूठ बोल रही है, अच्छी साउंड कंपनी है, प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा EPS रिपोर्ट कर रही है, बट फिर भी पैसे नहीं दे रही है। Subsequently, Mr. reverted back to the company. Sorry, Mr. OP reverted back to the company, stating that the reasons given by the company is not justified, and the company's representation was rejected by him. ठीक है, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया, जिस सब समझ आ गया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। With reference to the inputs given para 2 of relating to Surface, advise the correct steps that DEF Limited can take. DEF Limited समझ गए ना कंपनी,
प्रेफर एन अपील टू DRT अगेंस्ट, नहीं यार अभी ऑर्डर ही फाइल नहीं हुआ है तो DRT पे कैसे जाएंगे? पहले तो ऑर्डर जाना चाहिए ना 13(4) में शायद, तभी तो आप DRT पे जा सकते हैं। तो नहीं, DRT पे वाला तो पॉइंट ही इनवैलिड है। इग्नोर द नोटिस सेंड बाय मिस्टर ओपी। अरे यार इग्नोर कैसे कर सकते हैं नोटिस? अगला सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने की बात कर रहे हैं, ये भी बेतुका सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर C पढ़ते हैं। Communicate back to Mr. OP that the representation of DF Limited cannot be legally rejected and doing so will enable to file an appeal with the DRT. After so communicating, if the representation is still rejected by Mr. OP, then an appeal. Perfect. यही है इसका आंसर। इसका आंसर C है। टेक्निकल पॉइंट है, बट आपने थोड़ा सा भी लॉ ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये स्टेप्स में आता है। जब DRT से जाने से पहले जो कॉशंस वगैरह लेने पड़ते हैं, ये उसी का पॉइंट है। मैंने पढ़ा हुआ है यार सब कुछ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना मैट खोल के देख लीजिएगा। 1 का 5 देखते हैं। अरे यार इसके लिए भी आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आपको खाली 1 का 4 के लिए केस स्टडी पढ़ थी, बाकी 5 MCQs, बाकी के 4 MCQs आप करेक्ट कर सकते थे। तो इसमें 10 में से 8 आप आराम से ला सकते थे। मैं 1 के 4 को नहीं इंक्लूड कर रहा था, इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ती। बिना केस स्टडी पढ़े आप 4 के अलावा बाकी MCQs परफेक्टली कर सकते थे। तो ये है PRIP पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, IBC के 3 ब्रॉड हेड्स होते हैं। एक होता है IBC जो CIRP होता है वो, एक होता है आपका लिक्विडेशन वाला पार्ट, और एक आपका भी रिसेंटली एडेड पार्ट है, वो है PPIRP। अब देखिए PPIRP ऐसा पार्ट है ना जो आप पैरेलल पढ़ सकते हैं। मतलब आप IBC पढ़ते जा रहे हैं, हो गया अपना IBC पढ़ लिया। अब 15-20 दिन हो गए, अब वापस लॉ की बुक खोल रहे हैं। अब आप उसके दौरान, क्योंकि आपको IBC की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप पैरेलली PPIRP पढ़ सकते हैं। और इसका आपको शायद ये आपके ग्रुप 1 के लॉ में भी होगा, और अब इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये न्यूली एडेड पोर्शन है। देखिए इधर भी पूछ लिया गया है ना इको लॉ में, तो ये अच्छा पोर्शन है, इजी है, सिंपल है। खाली टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो आपको समझने भी नहीं है, वो आपको, अगर आपका ग्रुप 1 है तो लर्न करने हैं, ग्रुप 2 में आपको देखते हैं। तो इसका आंसर भी C है। आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि 120 दिन की लिमिट होती है। तो चलिए इसके मैं आपके ये डिस्कस करता हूँ डिस्क्रिप्टिव। With reference to on the PAMLA, critically examine the following.